अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शहबाज इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे जी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के बारे में, जो कि 670 एडी से लेके 1100 एडी तक मुहित है, यानी कि 670 एडी से लेके 1100 एडी तक ये मुहित है और तकरीबन इसका पीरियड 430 साल बनता है। नॉर्मन की फतूहात से पहले इंग्लैंड में दो अहम वाक़यात पेश हुए। पहला वाक़या तो ये हुआ कि जो एंग्लो सैक्सन ये दो कबीले थे जो कि डेनमार्क और स्वीडन से माइग्रेट करके हिजरत करके इंग्लैंड में आके आबाद हो गए और ये पैगनिज्म हो गए, अनासर परस्ती इन्होंने इख्तियार कर ली। दूसरा ये कि इन दो कबीलों का ईसाई मज़हब इख्तियार करना और ईसाईयत को मानना, क्योंकि 597 एडी में ऑगस्टीन जो कि एक रोमन मंक था, रोम से आया, उसने आके इंग्लैंड पे धावा बोला और यहाँ पे अपनी हाकमियत जमा ली और इंग्लैंड में इसने ईसाईयत की तबलीग शुरू कर दी। जब इसने ईसाईयत की तबलीग शुरू की तो एंग्लो और सैक्सन इन दो कबीलों के लोगों ने भी ईसाई मज़हब को इख्तियार कर लिया और एंग्लो और सैक्सन के जो अदब का बेशतर हिस्सा है वो इन्हीं दो वाक़यात पर मुश्तमिल है। पहला वाक़या तो ये कि एंग्लो सैक्सन दो कबीले थे जो कि डेनमार्क और स्वीडन से माइग्रेट करके इंग्लैंड में आके आबाद हुए थे। दूसरा वाक़या कि इन दोनों कबीलों ने ईसाई मज़हब को इख्तियार कर लिया। चूँकि इन ईसाइयों ने इनके अदब की हिफाजत की, लेकिन वो इसी के अंदर तब्दीलियों की वजह भी बने। उन्होंने एंग्लो और सैक्सन के अदब का बेशतर हिस्सा तब्दील कर दिया था। ईसाई मज़हब के आने से पहले ये एंग्लो और सैक्सन के अदब के अंदर फितरत पसंदी पाई जाती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फितरत पसंदी खत्म होगी, उसकी जगह ईसाईयत ने ले ली। ईसाई मौरखीन ने मजहबी जुनून में आके एंग्लो और सैक्सन के अदब को बेशतर हिस्से को गारत कर दिया। इन दो कबीलों के एंग्लो और सैक्सन इन दो कबीलों का जो अदब हमारे तक पहुंचा है वो भी ईसाईयत के रंग में डूबा हुआ है, क्योंकि एंग्लो और सैक्सन बड़ी देसी जुबान बोलते थे। असल में ये ओरली एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे, ओरली इनके पैगामात जाते थे। ये बड़े देसी लोग थे, लेकिन कभी कभी ये अशार भी बोलते थे, शेर व शायरी का शौक भी था। एंग्लो और सैक्सन इन दो कबीलों का जरिया इजहार लातीनी जुबान थी। एंग्लो और सैक्सन के अदब का तखय्युली पस मंजर कौमी था, इसलिए हमें एंग्लो और सैक्सन के अदब के अंदर कौमियत नजर आती है, हमें इनके कौमी जुबान के आसार मिलते हैं। अच्छा जी, अगर हम लोग बात करें कि कंट्रीब्यूशंस इन लिटरेचर के एंग्लो और सैक्सन की लिटरेचर के अंदर कौन कौन सी कंट्रीब्यूशंस हैं, तो सबसे पहले जो जॉनर हम लोग डिस्कस करेंगे वो है पोइट्री। पोइट्री में सबसे बड़ी जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो है बेवुल्फ। बेवुल्फ जी एक नज़म का नाम है जिसका लिखारी अभी तक नामालूम है। ये मालूम नहीं हो सका कि बेवुल्फ लिखने वाला कौन है। असल में ये इसलिए ज़्यादा मशहूर है कि ये अपनी असली हालत में अभी तक ये नज़म मौजूद है। ये एपिक पोइम है, लॉन्ग एपिक पोइम है और ये 3182 अशार पर मुश्तमिल है। इसको जी 6वीं सदी में इसको मशहूर किया गया, यानी कि 6th सेंचुरी में इसको फेमस किया गया और इसकी क्रिएशन हुई थी 7th सेंचुरी में, 7वीं सदी में इसको लिखा गया। ये पोइम ना तो इंग्लैंड के बारे में है, ना ये नज़म एंग्लो सैक्सन कबाइल के बारे में है। असल में बेवुल्फ एक हीरो का नाम है और ये कहानी इसी हीरो के कारनामों के मुतअल्लिक़ ही है। इसमें ना कोई इंग्लैंड का जिक्र है और ना ही इसके अंदर एंग्लो सैक्सन कबाइल का जिक्र है। ये नज़म इसलिए भी ज़्यादा अहम है दूसरी नज़मों से, इसके अंदर बहुत से अलूजन्स हैं, हवाला जात हैं जो हिस्ट्री में वाक़यात हो चुके हैं, उनके बारे में ये नज़म हमें मालूमात देती है। जो है कहानी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। जरेंडल नामी एक देव की तबाहकारियों के मुतल्लिक पहले हिस्से में बताया गया है
पहला हिस्सा में ये बताता है कि जेरेंडल नामी दो ने कौन कौन सी तबाहकारियां की और बेवुल्फ की उसके हाथों मौत कैसे होती है। बेवुल्फ की द्यो की माँ के साथ जो लड़ाई है वो बड़ी ही दिलचस्प है। दूसरे हिस्से में जी बेवुल्फ एक बादशाह के तौर पे सामने आता है और उसी हिस्से के एंड पे उसकी तदफीन वगैरह होती है। बेवुल्फ में जी देवियों परियों की कहानियां मौजूद हैं, हीरो भी मौजूद है जो कि उस वक्त की तमाम कहानी में मौजूद होता था। द्यो जो कि शैतान का नुमाइंदा है और हीरो जो कि इंसानियत का नुमाइंदा है। बेवुल्फ के अंदर द्यो की बात भी की गई है, हीरो की बात भी की गई है, लेकिन ये नज्म उस दौर की दूसरी नज्मों से मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि इसके अंदर समाजी जिंदगी की बहुत ही खूबसूरत तरीके से अक्कासी की गई है। दरबारियों के मार्गों के बारे में इसके अंदर बताया गया है, सूरमाओं के कारनामों के अंदर इसके बारे में बताया गया है। इस नज्म के अंदर बहुत सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिखाया गया है। इस नज्म में अलूजन्स बहुत हैं, जो पीछे वाक़यात हो चुके हैं उनके हवाला जात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, साबका इवेंट्स के बारे में ये नज़म हमें मालूमात देती है और साथ ही ये हमें एडवेंचर्स भी देती है। इसलिए ये बेवुल्फ दूसरी कहानियों से या दूसरी नज़मों से मुख्तलिफ है। इसके बाद जी बात करते हैं हम लोग रिलीजियस पोइट्री की। हमारे पास यहाँ एक शायर है कैडमन। असल में ये एक रिलीजियस आदमी था। ही वॉज अ रिलीजियस मैन एंड ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज हिम, जो अपनी हिम जो कि मजहबी गीत है। हिम को हम लोग कह सकते हैं मजहबी गीत। मजहबी गीत के अंदर इसने इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान के आखिर तक जो उसके साथ होना है उसको मजहबी गीतों के अंदर इसने पेश किया। मतलब फेट ऑफ मैन, इंसान की तकदीर के बारे में इसने अपने मजहबी गीतों के अंदर हमें मालूमात दी है। कैडमन ये अपने हिम्स की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था। उसके बाद साइनो वुल्फ, ये भी एक मजहबी शायर था। इसने भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में लिखा है। इसने रिटर्न टू जजमेंट के बारे में लिखा। साइनो वुल्फ के अलावा जी एक शायर गुजरा है एल्डम, जो कि 7वीं सदी के निस्फ के आखिर में एक मशहूर लिखारी है। ये बड़ा आलम हो गुजरा है, इसको लातीनी जुबान पर बड़ा अबूर हासिल था। एल्डम अपनी ये रिडल्स जो पहेलियां हैं उसकी वजह से बहुत मशहूर है, इसलिए ये हमें उर्दू अदब के अमीर खुसरो की याद दिलाते हैं। इसके बाद ये अगला शायर बेड है। ये भी उस वक्त बड़ा मशहूर शायर था, लेकिन इसको उतनी पजीराई नहीं मिल सकी जितनी के दूसरों। एक शायर अलकवाइन भी वो गुजरा है जी एंग्लो सैक्सन लिटरेचर के अंदर। ये अपने डायलॉग्स की वजह से बड़ा मशहूर था। अक्सर ये सवाल करता है और खुद ही इसका जवाब देता है। इसकी ये जो टेक्निक है, इसका ये जो लिखने का तरीका है, ये बड़ा दिलचस्प है। जैसे कि ये अपने एक मुकालमे में खुद ही सवाल करता है और खुद ही इसके जवाब देते हैं। ये सवाल करता है जिसको उर्दू में हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये सवाल करता है कि जिस्म क्या है, तो जवाब भी उसका खुद ही देता है। कहता है रूह का मस्कन। जिस्म क्या है? रूह का मस्कन। फिर ये कहता है आंखें क्या है? कहता है इंसानी जिस्म की रहनुमा, रोशनी के ज़रूफ। फिर ये सवाल करता है बाल क्या है? फिर उसका जवाब देता है जी सरपोश। फिर ये सवाल करता है दाढ़ी क्या है? उसके जवाब में ये कहता है उम्र की पहचान। फिर ये सवाल करता है सूरज क्या है? जवाब में ये कहता है दुनिया की अजमत, आसमान का हुस्न, खुदा की कुदरत और दिन की इज्जत। इसके बाद ही अगर हम लोग बात करें एंग्लो सैक्सन प्रोज की, तो सबसे पहले हमारे पास नाम आता है जी एल्फ्रेड द ग्रेट। ये वैक्सस का किंग था
اور اس نے بہت سے لیٹن لینگویج کے کرونیکلز کو انگلش زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کیا تھا. یہ اپنی ٹرانسلیشنز کی وجہ سے بڑا مشہور تھا. تو انہی ٹرانسلیشنز کا پروز کے اندر بہت اہم کردار ہے. ایلفرڈ دی گریٹ، اس نے جی اپنی کتاب ہے جی پیسٹورل رول، اس کی وجہ سے اس نے اپنے دور کے پادریوں کو، پریسٹ کو گائیڈ کیا. ہی آلسو ان لائٹن دا انگلینڈ، اس نے انگلینڈ کو روشناس کرایا دا ہسٹری آف دی ورلڈ. ایک اپنی تصنیف ہے جی اس کی دا ہسٹری آف دی ورلڈ. اس وجہ سے اس نے انگلینڈ کو روشناس کرایا کہ دنیا کی تاریخ اس نے بتائی. اس کا جی بڑا اہم کردار ہے پروز کے اندر. ایک تو اس نے بہت سے صحیفوں کو لیٹن زبان سے انگلش زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کیا. اس نے پیسٹورل رول نامی ایک کتاب لکھی جس کی وجہ سے اس کے اپنے دور کے جو پادری ان کو رہنمائی ملی. پھر اس نے دنیا کی تاریخ سے ہمیں روشناس کروایا، خاص طور پہ انگلینڈ کو دا ہسٹری آف دی ورلڈ نامی کتاب سے. ایلفرک جی ایک پریسٹ تھا. اس نے اپنے سرمنز یعنی کہ خطبات کو پوئٹک پروز فارم میں لکھا اور دنیا کو متعارف کروایا. یعنی کہ اس نے بھی پروز کے اندر اہم کردار ادا کیا کیونکہ اس نے اپنے خطبات کو پروز کی شکل میں لکھا. اینگلو سیکسن کا جو ٹائم پیریڈ ہے یا اینگلو سیکسن کا جو آخری کنگ ہے ہارلوڈ، لاسٹ سیکسن کنگ جو کہ سیکسن کا آخری بادشاہ تھا، اس کو جی ہیسٹنگ کی لڑائی میں ولیم دا کنکرر جو کہ نارمنڈی سے آیا تھا، اس نے اس کو شکست دی اور اس کی شکست کے بعد وہاں پہ اینگلو نارمن کا راج. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے جی اینگلو نارمن لٹریچر یا پھر مڈل انگلش لٹریچر. اللہ حافظ.